नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सोशल मीडिया पर इन दिनों पेड़ बचाओ जंगल बचाओ अभियान तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं कि एक ओर करोड़ों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर विकास और खनन परियोजनाओं के नाम पर हरे भरे जंगलों की कटाई क्यों की जाती है। हसदेव अरण्य से लेकर बस्तर के रावघाट तक जंगलों की कटाई को लेकर जन आक्रोश बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। अब रावघाट लौह अयस्क परियोजना एक नए विवाद में घिर चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के चारों तरफ रायपुर से लेकर अंबिकापुर, बलरामपुर से लेकर बस्तर और महासमुंद तक सभी जगहों पर लाखों पेड़ कटना है। सोशल मीडिया में नया रायपुर के फिल्म सिटी बनाने के नाम पर पेड़ों की कटाई का मामला हो, देश भर में चर्चित अंबिकापुर हसदेव का मामला हो या फिर ताज़ा मामला कांकेर जिले के रावघाट क्षेत्र में लौह अयस्क रेलवे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की बात हो। आरोप है कि इस सड़क के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई और आवश्यक वन अनुमति भी नहीं ली गई और इसके बाद लौह अयस्क का ट्रायल परिवहन भी किया गया। हालांकि भिलाई इस्पात संयंत्र का कहना है कि ये केवल ट्रायल था, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, विरोध शुरू हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले अस्पताल, स्कूल और बुनियादी सुविधाओं का वादा पूरा किया जाए और उसके बाद ही खनन और परिवहन शुरू किया जाए। कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद फिलहाल रावघाट में खनन और लौह अयस्क का परिवहन रोक दिया गया है। वन विभाग ने जांच तेज कर दी है। संबंधित वन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है, जबकि रेंजर और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर और जुर्माने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रावघाट का मामला ऐसे समय में सामने आया जब छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य, तमनार और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में भी विकास और खनन परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर लगातार विवाद होते दिखाई दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता, वन्यजीव, जल स्रोत और जलवायु संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब इस गंभीर ज्वलंत मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासतें होती रहेंगी या फिर पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक पहल भी की जाएगी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। बीएसपी द्वारा अभी तक विकास के दावे में आप देखोगे तो 900 करोड़ से उस पार खर्च किया गया है। क्षेत्र में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। क्षेत्र में जब बीएसपी माइनिंग होने वाला था, सबको जानकारी था। इसमें हमने एक ग्राम सभा रखे और उसमें हम लोग सबसे पहले बीएसपी को कहा कि माइनिंग खुलने से पहले स्कूल हॉस्पिटल बनाया दिया जाए और उसके बाद माइनिंग आप खोलेंगे ऐसे करके। तो उसके बाद भी इको डेवलपमेंट के तहत अभी तक 36 करोड़ दिया गया। एजेंसी के रूप में वन विभाग काम कर रही है। अभी तक कुछ काम किया नहीं है उसने, हमारे साथ बस धोखाधड़ी का काम कर रही है। यहाँ पे जो माइंस क्षेत्र होता है वहाँ पे माइंस सीधा सीधा दादागिरी कर रही है और एक तरफा कानून का उल्लंघन करते हुए कहीं पेड़ काटना हो, चाहे किसानों के ज़मीन में जो डस्ट है उसको डंप करना हो। जैसे गोदावरी कच्चे माइंस है, वहाँ भी हम लोगों ने शिकायत किया है। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम लोग जैसे ही पता चला फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को बातचीत किए, उन्होंने भी कहा कि हमसे भी कोई परमिशन नहीं ली गई है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम बात करेंगे और पत्र लिखेंगे। तो मामले को ये लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर गलत ढंग से हो रहा है। जो भी बातें जानकारी है, ये मामले को तो हम निश्चित रूप से पूरे प्रकरण को, जब विधानसभा सत्र भी अभी आ रहा है, और विधानसभा सत्र में वो मामले को निश्चित रूप से उठाऊंगा और उसमें जो भी इसमें मतलब कहना चाहिए यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर जिनकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कुल मिला के नियमों का पालन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इस मांग को। खनिज संपदा के लिए बेतहाशा जंगलों की कटाई की जा रही है, उनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है और ये सब भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है, अनुमति से हो रहा है। लगातार इस विषय पर आदिवासी समाज आवाज उठा रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो बेतहाशा खनिज के लिए जो खुदाई की जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो एक तरफ तो सरकारें हर साल करोड़ों पौधे लगाने का दावा करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों की कटाई नए सवाल खड़े करती है।
अब सबकी निगाहें वन विभाग की जांच पर है। क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर ये विवाद भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा? चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप नाग जी, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। और गौतम बंदोपाध्याय जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार बेहद ज्वलंत, बेहद संवेदनशील ये पूरा मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण माना जा सकता है कि जीवन के लिए, इंसान के लिए, मानवता के लिए एक जीवन रेखा होती है। क्या विकास के लिए इनको खत्म करना जरूरी है? क्या इनके साथ विकास संभव नहीं है? क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ प्रदेश और देश बढ़ रहा है या फिर लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? अनूप जी। नमस्कार। निश्चित रूप से हमारा बस्तर और हमारे अंतागढ़ रावघाट क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो हमारे आदिवासी लोग, सभी लोग एक मत से चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और विकास के लिए सड़क बनना भी जरूरी है, रेल पास आना भी जरूरी है, परंतु जिस अनुपात में ये रावघाट लौह अयस्क के द्वारा मनमाने ढंग से वृक्षों की जो कटाई हो रही है, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को असर पड़ेगा और पर्यावरण को तो बिल्कुल दूषित वातावरण हो जाएगा। विकास के नाम पर जो झाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे आदिवासी भोले भाले लोग, बस ऐसा भी यहाँ स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है, और पर्यावरण जब खराब होगा तो लोग काल कल्पित होंगे, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। मैं कल जिस क्षेत्र की बात हो रही है, मैं स्वयं वहां पर जाकर पहुंचा था, देखा हूं अंधाधुंध कटाई हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक और हमारे सांसद महोदय भी वहां जाना मालूम हुआ है, और एक कहते हैं कि हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, एक कहते हैं हम विधानसभा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ का डीएफओ, कंजर्वेटर, रेंजर बिल्कुल मौन है इस गंभीर समस्या को लेकर, कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहे। जांच हो रही है। रावघाट के जो अधिकारी है वो कहते हैं कि हमने सरकार से अनुबंध में ये सारा क्षेत्र को लिया है, और हम जैसे चाहेंगे, जहां रोड बनाना चाहेंगे रोड बनाएंगे, रोड बनाने में अड़चन आने वाले वृक्षों की कटाई करेंगे। ये अस्तित्व की बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबकी साधबात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमारे आदिवासी भाई बहनों को प्रलोभन देकर जगह जगह उन्हें ठगा जा रहा है। झाड़ नहीं कटना चाहिए, विकास के लिए हम सहयोगी हैं, परंतु बेतहाशा झाड़ वृक्ष कटाई, उत्खनन जो हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे आदिवासी समाज को असर पड़ेगा, क्षेत्र के पर्यावरण को खराब करेगा। जी बिल्कुल। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। के जी, मैं समझता हूँ शायद ही कोई प्रदेश बचा होगा जहाँ पर पर्यावरण के नाम पर पेड़ों की कटाई न की जा रही हो, पर्यावरण से जो स्रोत प्राप्त होते हैं उनका दोहन न किया जा रहा हो, शोषण न किया जा रहा हो। और जिन प्रदेशों में समस्याएं उजागर होती है वहाँ के मुद्दे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहते हैं, लेकिन जहाँ के मुद्दे नहीं उठाए जाते वहाँ पर भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुँचाया जाता है। कई मामले सामने आए हैं। क्या लगता है आपको, अब देश को पर्यावरण को लेकर संवेदनशील होने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से देश से ज्यादा मैं कहता हूं कि आदिवासी वर्ग में जन जंगल जमीन की रक्षा के प्रति जो संवेदनशीलता है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनजीटी बनाया गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो ये ध्यान रखता है कि अवैध रूप से कहीं पेड़ की कटाई ना हो। इसके साथ ही कोर्ट में भी आप देखेंगे तो तमाम प्रकार के मामले हसदेव को लेकर, तमनाल को लेकर गया हुआ है। उसमें बात यह आती है कि क्या जो नियमानुसार जो पेड़ क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण होना चाहिए, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ 44% वनाच्छादित राज्य है, ये हमारी धरोहर है, और यहाँ पे वन पर्यटन की अपार संभावना है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, हमको राजस्थान को बिजली देना है हसदेव से, तो कोयला कहाँ से आएगा, ये बात आती है। तो छत्तीसगढ़ से कोयला जाएगा, और जब महाराष्ट्र को बिजली देने की बात आती है तो कोयला छत्तीसगढ़ से जाएगा, तो तमनार में खुदाई होगी। अब बीएचपी को लोहा चाहिए, दिल्ली राजहरा में कोयला नहीं है, तो अब जो वहां पे
कोयला खदान राव घाट क्षेत्र की बात आती है। अब रेल परियोजना में देरी हो रही है तो सड़क चाहिए, डंपिंग यार्ड बनाना है तो सड़क की आवश्यकता है, तो वो पेड़ कटाई करना है। तो नियमानुसार पेड़ों की कटाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि आप खनन को रोक नहीं सकते। लौह एवं खनिज संसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ है। इसके लिए जो तमाम प्रकार के विधायक, सांसद या समाज सेवी हम लोग जो बातें करते हैं उसको लेकर के बात यह है कि जो नियमानुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नियमानुसार विधायक सांसद को नहीं मालूम तो आम जनता का क्या बताएगी, क्या जानकारी होगी उसको वास्तव में उसका पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, ये उचित है कि नहीं है। जनता को कौन समझाएगा कि विकास जो हो रहा है इसके लिए कितनी आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान ध्यान में होगा जिसमें ये बात आई थी, यदि आपको पेड़ नहीं काटना है तो बिजली जलाना बंद कर दो। तो ये विकास की एक बात थी कि आपको राजस्थान को बिजली देना है। वहां उस समय दोनों राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वहां के मुख्यमंत्री यहाँ आके हाथ जोड़े थे कि हमको अनुमति दे दो, तब की बात आई। टीएस सिंहदेव का एक बयान भी आप सब जानते हैं कि कहा गया था एक पेड़ भी कटा तो पहले मुझ पर गोली चलने की बात आई थी। ये तमाम प्रकार की बातें राजनीति होती है। वास्तव में राजनीति विधानसभा में क्या ये तय नहीं हो सकता कि कितनी पेड़ें कट रही है, उनका नियमानुसार है कि नहीं है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है, विधायकों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन जो उग्रता की स्थिति आदिवासी समाज में आ रही है, आम लोगों में आ रही है, इसको लेकर के निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि वहां किसी तरह संघर्ष की स्थिति ना बने। और जो पेड़ों को लगाने की बात है तो मैं तो आम लोगों से भी निवेदन करता हूं कम से कम हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए। अभी मानसून का सीजन आ रहा है ताकि आपके आसपास कम से कम, रायपुर में 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जा चुका है, औसत विश्व का तापमान, धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये सब हम सब इससे वाकिफ है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी ये हम सबके लिए चिंता का कारण है। औद्योगिकरण हो रहा है, प्रदूषण की स्थिति आप देखिए, राजधानी में आप देखिए, उर्ला सिलतरा क्षेत्र में औद्योगिकरण की क्या स्थिति है, पर्यावरण विभाग कितनी कार्रवाई कर, लेकिन हम केवल स्वयं को आक्रोशित कर सकते हैं। इसके लिए वास्तव में कार्रवाई तो विभाग, पर्यावरण वन विभाग क्या कर रहा है, या एनजीटी के परमिशन क्यों नहीं ली जा रही है, एनजीसी परमिशन दे रहे हैं तो उसके जो नॉर्म्स है उसका पालन हो रहे नहीं, तमाम प्रकार की बातें, इस पर गंभीरता से जनप्रतिनिधि और सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। गौतम जी, सुना होगा आपने के जी की बात को, और बेहद महत्वपूर्ण एक विषय उनकी बातों में निकलकर सामने आया है। आदिवासी जल, जंगल, जमीन को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आते हैं पूरे देश में ही, और माना जा सकता है छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी है। और जिस प्रकार लगातार प्रकृति के साथ शोषण किया जा रहा है, प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन तो भी प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी असहमति नजर नहीं आ रही, क्या कारण है? हेलो, देखिए क्या है, पूरी जो संसाधन की आवश्यकता है विकास के लिए, लेकिन आज जो समझ में आ रहा है विकास के मतलब पर्यावरण का नुकसान ही है। तो अगला पर्यावरण को संतुलित करते हुए कैसे विकास हो सकता है, इस पर आज के दिन में पूरे दुनिया में इस पर चर्चा हो रहा है। आज अगर आप छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में देखें, मध्य पूर्व भारत में छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, महाराष्ट्र, इस इलाका में भयंकर रूप से, उड़ीसा भयंकर रूप से जंगल की कटाई हो रहा है, खनिजों की उत्खनन हो रहा है, नदियां सूख रही है। ऐसे परिस्थिति में इसी तरह के उत्तर पूर्व भारत में भी है, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, वहां भी ऐसी परिस्थिति है। तो हमें ये देखने की जरूरी है पर्यावरण को संतुलित करना, साथ साथ विकास की बात करना। हमारा पूर्वजों ने पेड़ बचाया था, इसलिए हम काट रहे हैं। अगला 100 साल के बाद जो पीढ़ी आएगा वो कहां से पाएगा संसाधन, उनको भी इस संसाधन पे हक नहीं है। इसीलिए संतुलित विकास की बात करना पड़ेगा, टिकाऊ विकास की बात करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है, इसलिए जलवायु अनुकूलन की बात करना होगा। हम तमाम अंतर्राष्ट्रीय में दस्तखत करके आते हैं, लेकिन जलवायु अनुकूलन की बात, जिस तरह के विकास में तापमान बढ़ रहा है, नदियां सूख रही है, पहाड़े टूट रहा है, जंगल काट रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, इसके ऊपर तो कोई सोच होगा। एक सर्वांगीण विकास की बात तो करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या जिस प्रदेश में संसाधन है वो कोई अपराध के इलाका है, वो तो विकास के इलाका है। छत्तीसगढ़ की विकास तब में जाके बोलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के पेड़ काटना, चाहे हसदेव हो, चाहे बस्तर हो, चाहे आने वाले दिन बोधघाट की बात हो, चाहे रावघाट की बात हो, तो अंबिकापुर की बात हो, चारों ओर आपको पेड़ कटाई की बात पूरे देश में चर्चा हो रहा है। तो विकास की चर्चा, पर्यावरण की चर्चा, बेहतर खुशहाल जीवन की चर्चा
हमें सबको करना होगा, सबको विकास चाहिए, लेकिन किसके लिए विकास, किसके कीमत पर विकास, किनका विकास और किनका हानि, इन पर तो सवाल करना होगा। लोकतंत्र में विधायक की, संसदों की, विभागों की, जनप्रतिनिधि की, इवन हर नागरिकों की जवाबदारी है, मीडिया की, हर नागरिकों की जवाबदारी है एक बेहतर विकास, एक खुशहाली विकास, एक समृद्धि के लिए विकास। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि सभी की सहभागिता प्रदेश के विकास में, प्रदेश की उन्नति में आवश्यक है। और जिस प्रकार अनूप जी, माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग हर स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को, डबल इंजन के मॉडल को विकास का एक मॉडल माना जाता था कि जिस प्रदेश में अगर एक ही पार्टी रूल करती है तो वहां पे विकास जल्दी होता है। और छत्तीसगढ़ में तो माना जा सकता है लगभग हर स्तर पर ही माना जा सकता है जितने इंजन हैं सभी एक ही पार्टी के हैं। और अगर उसके बाद इस प्रकार का विकास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भयभीत होने की, चिंता करने की आवश्यकता है। जी, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। केंद्र में और छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस रावघाट क्षेत्र की अवैध कटाई हो रही है, उस क्षेत्र में जितने तादाद में वृक्ष काटे गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये 4-6 महीने पहले से अवैध कटाई चल रही है। और यदि आज का वर्तमान हमारा विधायक और सांसद जी ये कहते हैं कि हम पत्र लिखेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे, इससे पर्यावरण में कोई सुधार आने की नहीं दिख रहा है। उन्हें तो फ्रंट में आकर हमारे आदिवासी भाई बहन जो जल जंगल जमीन की जो बात करने वाली हमारा समाज है, उनके बीच में जाकर ये बातों को उन अवगत कराना चाहिए कि अब जंगल नहीं कटेगा, पर्यावरण दुरुस्त किया जाएगा। वो बात ना होकर चिट्ठी लिखने वाले हैं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ये कितना हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात। मैं तो आपके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को निवेदन करना चाहता हूं कि चिट्ठी लिखना और विधानसभा में क्वेश्चन करने की बजाय आप तत्काल जाकर इन अवैध कटाई को रोकें और उसके एवज में जितने कटे हैं, काटे कटवाने वाले जो विभाग है उन पर कड़ा एक्शन लें और पर्यावरण सुधार के लिए उससे कहीं 4 गुना कम से कम 4 गुना से ज्यादा वृक्षारोपण करें, तभी हमारा बस्तर में पर्यावरण में सुधार आ सकता है। वैसे भी हमारे बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य के हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। ये रावघाट परियोजना प्रोजेक्ट जब आया हमारे क्षेत्र में, तब उसमें सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने यही बात किया था, पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर दीजिए और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त साधन युक्त हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दीजिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तीनों मुद्दे में कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। हमारे आदिवासी समाज सदा सा महसूस कर रहा है। अनुज जी, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और माना जा सकता है विपक्ष का ही सबसे अहम रोल होता है प्रदेश की किसी भी समस्या को उठाने के लिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास किस प्रकार की रणनीति है, इस मुद्दे को किस प्रकार उठाया जाएगा? मेरे से कह रहे? जी बिल्कुल अनुप जी, आप ही से, विपक्ष में आप ही हैं। जी, हम निश्चित रूप से अभी पूरे क्षेत्र में आंदोलन चालू हो गया है। कल परसों से वहां क्षेत्र के हमारे आदिवासी समाज के लोग जहां रोड है वहीं बैठकर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है और शासन को, जनप्रतिनिधियों को और एसपी का ध्यान आकर्षित किया गया है कि हमारे पर्यावरण में सुधारना है, शिक्षा क्षेत्र, पानी पीने की व्यवस्था की जाए, तभी काम आगे बढ़ेगी, तब तक कोई काम नहीं होगा, काम रोक दिया गया है। और पूरे क्षेत्र भी आंदोलित होने जा रहा है। सब आदिवासियों भाई बहनों में, क्षेत्र के निवासियों में जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल केके जी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ एक वो राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, पर्याप्त खेती है, पर्याप्त जंगल है, पर्याप्त जमीनें हैं, क्या यही कारण है कि लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, बढ़ती जा रही है गर्मी, और साथ ही साथ माना जा सकता है कि सरकार का यही मॉडल है कि आगे भी इसी प्रकार पेड़ों को काटकर विकास किया जाएगा? क्या यही कारण है कि ऑक्सीजोन प्रदेश में बनाने की जरूरत पड़ी है? निश्चित रूप से आप देखिए, खेती किसानी से कहीं पे वृक्षारोपण को लेकर के हर मेड़ में आप देखिए पेड़ लगे रहता है खेत में, इसलिए उससे कमी हो रही है, ऐसे दिक्कत नहीं है। खेतों के
यदि हेक्टेयर यदि बढ़ता है, हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ता है, उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत ये आती है जब खनिज संसाधनों का दोहन होता है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कहते हैं, तो किस ढंग से संतुलित विकास होगा, इसको लेकर बात है। इसके लिए कानून कितना कड़ा है और सरकार इस पर कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, एनजीटी कितने ईमानदारी से जो नियम बने नॉर्म्स उसका पालन करवा पा रही है। ग्राम सभा को आपने अलग अधिकार देके रखा है आदिवासी क्षेत्रों में। ग्राम सभा की अनुमति के बिना यदि कहीं विकास काम हो रहा है, उसको लेकर आपकी रणनीति क्या है? फर्जी ग्राम सभा की भी बात आई थी तमाम प्रकार के, आप सरगुजा क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस ढंग से जो विकास की बात अनूपनाथ जी कर रहे हैं, जो सीएसआर मद का पैसा होता है, उस पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है? जब उस जिस क्षेत्र में आप विकास की बात कर रहे हैं, नगर नार बना तो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात आई, स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात है, उनको सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात आ रही है, सरकार और जो सीएसआर मद का पैसा उसका सदुपयोग होने की जो बात कही जा रही है, ये अपनी जगह है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं कि खनिजों का दोहन किस अनुपात में होना चाहिए, और जो अब लव एस के नाम पर जो पहाड़ काटे जा रहे हैं उनको कितना काटा जाना चाहिए, और इसके लिए वृक्षारोपण क्या उस मात्रा में, अभी 4 गुना की बात अनूप जी कह रहे हैं, क्या इस ढंग से वृक्षारोपण हो पा रहा है? और आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, नहीं तो आने वाले समय में गर्मी के जो हालात हर कोई अनुभव कर रहा है। मुझे लगता है कि मानसून में देखिए आप कितने तारीख का, आज देखिए 26 तारीख 27 तारीख में भी आप मानसून के स्थिति उस ढंग से नहीं पहुंच पाए। 14 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो जाता था। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की जो बातें आ रही है, ये सब चिंता का विषय है। इसको किस ढंग से रोका जा सकता है? मुझे लगता है कि उच्च स्तर पर केवल जनप्रतिनिधियों का विरोध ही नहीं, मूलतः आदिवासियों के साथ मिलकर के, वहां के लोग चूंकि उतने शिक्षित नहीं है कि आ करके यहाँ राजधानी में प्रदर्शन कर सके, तो इसलिए जनप्रतिनिधियों की ज्यादा भूमिका है कि वो वहां की बात को रायपुर तक लाए और रायपुर के साथ ये दिल्ली तक बात जाए, ताकि डबल इंजन की सरकार की बात ये होती है कि अन्य राज्यों में भी उन्हीं की सरकार है, तो उनको जब खनिज संसाधन, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, तो कहां से देंगे? तो फिर यही राज्य, तो क्या इससे लाभ हो रहा है डबल इंजन से कि नुकसान हो रहा है? कुल मिलाकर के ये है कि संसाधनों का आप जब दोहन करते हैं, चाहे लौ एस की बात करें, कोयला की बात करें, गरियाबंद में हीरा की बात करें, देवभोग क्षेत्र में, तो इन सब का दोहन किस मात्रा में होना चाहिए और स्थानीय लोगों को किस ढंग से आप साथ में लेके चलेंगे? उनके स्थानीय विकास की जो बात आती है, जो उनके पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, तो इन सबको, नदियों को जोड़ने की जो बात आ रही, बोधघाट परियोजना क्यों अब तक लंबित है? 4 दशक हो गए। इन पर काम करने की आवश्यकता है और साथ ही विकास के साथ साथ इन आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि वर्ग संघर्ष या तनाव की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश के लिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति निर्मित हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, माना जा सकता है बेहद संवेदनशील विषय था, हमने चर्चा की, जबकि चर्चा के अंत पे हम पहुंच चुके हैं। गौतम जी, एक संक्षिप्त में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि कोल माइन भी जरूरी है और हाईवेज का निर्माण भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को संजोना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पेड़ों को कटने से बचाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार सरकार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल के साथ आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, एक तो क्या है, छत्तीसगढ़ 46% जंगल, धानों की बहुत किस्म और खनिज में सब भरा भरा, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ अमीर छत्तीसगढ़ की धरती है, लेकिन उसके शोषण हम इतना तरह से कर ना दे जो पूरा खोखला बन जाए, पूरा खंडहर हो जाए। सवाल यह है कि जो भी परियोजना आप बनाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, गैर सरकारी में ज्यादा उस पर बंदिश चाहिए, नियंत्रण चाहिए, और शासकीय परियोजना भी एक शासन की आधार पे आधार हो, संविधान के आधार पे हो, तो उस पर बैठ के स्थानीय समुदाय के साथ एक चर्चा चाहिए। ये जन कल्याणकारी राष्ट्र है, पेशा आधारित क्षेत्र है, इसलिए लोग एक उम्मीद करते हैं जन कल्याणकारी राष्ट्रों में जो ऐसे कल्याण हो जो सभी के कल्याण हो, एवं हमारे बाद वाले पीढ़ी का भी कल्याण के लिए हम जगह बचा के रखें। यही तो हमारी ताकत है, यही तो भारतीयता है, जो हम अपने लिए के अलावा हम आगे के लिए भी सोचते हैं, आगे की पीढ़ी के लिए। सवाल केवल इतना ही रखा हुआ है कि क्या इसका कोई ऑडिट है? सिस्टम आज करीब करीब समाप्त है। सिस्टम की जो काम है, जो व्यवस्था की जो काम है,
जो नियंत्रण की, जो मॉनिटरिंग की, कोई अन्याय किया, जो अगर ये घटना हो कैसे दिया बिना अनुमति में भिलाई इतना 1.25 किलोमीटर कैसे कटा? ये तो बड़ा सवाल है जो कलेक्टर ने जिस सवाल को उठाया था। जांच होगा, लेकिन जांच क्या, उस जांच की रिपोर्ट जनकल्याण के सामने आएगा। तो हमें ऐसे विकास की कल्पना करना होगा, कल्पना नहीं साझना होगा, जैसे विकास स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य शिक्षा की भी बात हो, उनकी आजीविका भी सुरक्षा हो और पर्यावरण भी टिके रहे। इसीलिए हम सब जी बिल्कुल गौतम जी, माना जा सकता है कि बेहद संवेदनशील ये पूरा विषय है। सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले को संवेदनशीलता से लेने की ज़रूरत है और आवाज़ ना उठाने का खामियाजा आवाज़ ना उठाने वालों को ही चुकाना पड़ता है। आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास और पर्यावरण की जद्दोजहद लगातार जारी है। विकास भी ज़रूरी है, पर्यावरण का संरक्षण भी ज़रूरी है। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।